अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या देखा कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे थे। जो हमारा प्रोजेक्ट था टिक टैक टो से रिलेटेड। उसके अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस की। हमने ये डिस्कस किया कि हम किस बारे में प्रोजेक्ट करने वाले हैं और हम उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने वो डिस्कस किया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैं अपना ये प्रोजेक्ट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि आपको देखने और समझने में आसानी हो, क्योंकि जितनी शॉर्ट वीडियो होगी उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी देखने में। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हेडर फाइल्स हम अपनी इंक्लूड कर लेते हैं। साथ साथ मैं कमेंट भी करता जाऊंगा ताकि आपको समझ आता जाए। हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर लेते हैं। अब अपनी हेडर फाइल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, ऑफ कोर्स इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद हमारे पास एक हेडर फाइल आ जाएगी इंक्लूड, हमने अगर स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ जाती है हमें तो उसके लिए हम हेडर फाइल्स पहले ही इंक्लूड कर लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड सी स्ट्रिंग। उसके बाद यूजिंग नेम बेस्ड एसटीटी। ओके, अच्छा अब हमने क्या करना है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमने एक बोर्ड बनाना है जिसके अंदर क्या होंगे, बॉक्सेस। बॉक्सेस कितने हैं, 9। एंड ऑब्वियस सी बात है ये बॉक्स, ये जो हमारे पास बोर्ड है ये कैसे बन सकता है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और मैट्रिक्स का अपना रो कॉलम होता है। अगर हम बोर्ड बनाएं तो ये हमारे पास रो होती है जिसको हम कहते हैं रो। ये हमारे पास रो है और ये आ जाता है हमारे पास कॉलम। तो हमारे पास कितने रोज और कितने कॉलम्स बने, 1 2 3, 3 रोज एंड ऑफ कोर्स 3 कॉलम्स। 1 2 3, 3 कॉलम्स बन गए, मतलब 3 इंटू 3 9। तो हमारे पास 9 बॉक्सेस बन गए। ठीक है, लेकिन अब हमने इसको कैसे यहाँ पे इसको मैनेज करना है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं एक डिफाइन करता हूँ कांस्टेंट। वो ना भी करें, आप डायरेक्ट भी 3x3 मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफाइन करने का क्या मकसद है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने क्या चीज़ें सीखी थी, क्या चीज़ें पढ़ी थी और उनको हम इसके अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हमें मजीद समझने में आसानी हो। तो हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू फॉर रोज एंड कॉलम्स, जिसको हम डिफाइन कर देते हैं डिफाइन। और उसका जो नाम हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम गेम रख देते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसको मैंने 3 का नाम दे दिया कि मेरे पास 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, मतलब 3 इंटू 3 9। उसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, एक अपनी क्लास बना लेता हूँ। आप चाहें तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं या क्लास बनाएं, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। स्ट्रक्चर और क्लास में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमारे पास क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स भी आ जाते हैं और पब्लिक भी। क्लास के अंदर बेसिकली हमें पब्लिक करना पड़ता है अपने, जो हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को, जो अगर हम करेक्टर ले रहे हैं, टीचर ले रहे हैं, कुछ भी अगर हम ले रहे हैं उसको हमें पब्लिक करना पड़ता है क्लास के अंदर। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर वो सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक होती हैं। तो ये दो डिफरेंस आ जाते हैं स्ट्रक्चर और क्लास में। तो आप स्ट्रक्चर यूज़ करो, क्लास यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ क्लास इनिशियलाइज्ड initialized 2D array in char type। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, जो मैं यहाँ पे क्लास इनिशियलाइज करवाने लगा हूँ वो मेरे पास 2D अरे होगी। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बोर्ड बनाकर दिखाया था, बेसिकली ये एक 2D अरे है। अरे क्या है ये आप ऑलरेडी से फेमिलियर होंगे। ठीक है, हमारे पास जो 1D अरे होती है वो एक ही सीक्वेंस में आ रही होती है, मतलब या तो एक सिंगल उसका रो होगा या एक सिंगल कॉलम होगा, मतलब एक 1 डायमेंशनल वो होती है। 2D का क्या मतलब है, 2 डायमेंशनल अरे जिसके अंदर रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं।
और करेक्टर टाइप हम लेंगे। करेक्टर क्या होता है इससे भी आप लोग फेमिलियर है, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि हमारे पास ए बी सी, इनफैक्ट जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा उसके अंदर जो कुछ भी करेक्टर आएगा वो हमारे पास करेक्टर ही कहलाएगा। अगर वन इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है तो वो भी करेक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इस तरह बताऊं कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ ये भी मेरे पास करेक्टर है, अगर मैं लिख रहा हूँ ये भी मेरे पास करेक्टर है, तो ये सारे मेरे पास करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आप फेमिलियर होंगे। अच्छा, तो मैं अब यहाँ पे अपनी क्लास को इनिशियलाइज करवा रहा था, तो जो मेरी क्लास बनेगी वो बनेगी क्लास, और क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ टिक टैक टो। टिक टैक टो, आप कोई भी नाम रख सकते हो अपने हिसाब से। और ऑब्वियस ही बात है, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसको अब मैं क्लास को मैंने क्या कहा था कि इसके जो मेंबर्स होंगे उसको मैं क्या करूँगा पब्लिक, और जो इसके अंदर मैं मेंबर ले रहा हूँ वो सिर्फ एक करेक्टर टाइप 2D अरे ले रहा हूँ, और इस करेक्टर का नाम क्या रख लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैट। मैट से क्या मुराद हुआ, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, जब 2D अरे हम लेते हैं तो हमें रोज और कॉलम को मेंशन करना होता है। ठीक है, और रोज और कॉलम को मैं कैसे मेंशन करूंगा, विद द हेल्प ऑफ गेम वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो रही है 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, और फर्स्ट वाला ऑब्वियस सी बात है सब फेमिलियर है कि ये रो होता है मेरे पास और ये होता है कॉलम। ठीक है, अच्छा अब इसको हम किसके इक्वल करने लगे हैं, यहाँ पे मैं इसके मेंबर्स को लिखने लगा हूँ। नंबर 1, ये मेरे पास अब करेक्टर आ रही है, मेरे पास नंबर नहीं, बेसिकली ये मेरे पास करेक्टर्स हैं। 3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 4 5 6 को ही यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ 7 8 9। तो ये हमारे पास, और ऑब्वियस ही बात है यहाँ इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा टैब दे देते हैं आपकी आसानी के लिए ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब ये देखें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। अभी तक हमने क्या कर लिया, अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं, हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लिया है गेम के नाम का जो 3 है, और ये गेम हमारे पास क्या है, रो और कॉलम्स को डिक्लेयर कर रहा है। और हमने एक क्लास ले ली है टिक टैक टो और उसको हमने पब्लिक कर दिया है। अब इसके मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और एक हमने करेक्टर टाइप 2D अरे ले ली है जिसका नाम है मैट, और उसके साथ जो रोज और कॉलम्स हैं वो हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिए थे गेम के वेरिएबल के नाम से, और वो हमने 3 कह दिए हैं, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे हमने करेक्टर्स ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अब हमने क्या करना है, यूजर्स पे, अब जो हमारे पास प्लेयर होगा प्लेयर 1 प्लेयर 2, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ से, ठीक है, अगर प्लेयर 1 बारी करना चाहता है तो वो 1 से 9 तक कोई भी इंटर करे नंबर, तो उसका नंबर किससे रिप्लेस हो जाए, विद एक्स। ठीक है, इसी तरह प्लेयर 2 है, जब वो बारी करे तो वो भी इनमें से कोई भी नंबर चूज करे और उसका लेटर किससे रिप्लेस हो जाए, ओ से। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन चुका है सारा इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है, और हाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें एक इसका अपना वेरिएबल चाहिए होता है, और वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। वो हम यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं कर लेता हूँ, और वो वेरिएबल हम ले लेते हैं जी। ठीक है, और इसको असेस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है जी के बाद क्या लगता है, डॉट, जी डॉट, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मैट गेम। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने इस पूरी क्या कहते हैं, इस पूरे कोड को आप असेस कर सकते हो, जो क्लास के अंदर जो कुछ भी होगा उसको आप असेस कर सकते हो जी डॉट से, और ये कहीं भी आप यूज़ करो आप इसको असेस कर सकोगे। ठीक है, अब हमने ये बोर्ड देख लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ग्लोबली इनिशियलाइज करवाते हैं।
ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इससे तो आप फेमिलियर होंगे, नहीं फेमिलियर तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ग्लोबली इनिशियलाइज्ड कैर इन, हमने यहाँ पे हमें कैर चाहिए, हमें स्ट्रिंग भी चाहिए एंड बूल। ऑफ कोर्स बूल क्यों चाहिए, उसका क्या यूज़ है वो आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे ग्लोबली इनिशियलाइज्ड का क्या मतलब है, ग्लोबल से क्या मुराद होता है। ग्लोबल को अगर आप इंग्लिश मीनिंग्स में देखें तो हम इसका यही मतलब लेते हैं कि कोई भी वर्ड कोई भी चीज़ हो वर्ल्ड वाइड पे उस वो चीज़ आ जाती है ग्लोबली। इससे क्या मुराद है, आप देखें ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो चीज़ होते हैं वो वहीं तक असेस होती है कुछ चीज़ों की, जिसको हम स्टैटिक, जिसको हम फॉर एग्जांपल प्राइवेट मेंबर जिस तरह हम कहते हैं या स्टैटिक का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, मतलब हम उसको ब्रैकेट तक ही असेस कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल का क्या मतलब होता है कि ऐसे वेरिएबल्स जिनके लिए कोई ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, वो जो बाहर असेस जो चीज़ बाहर आई हुई है, जो हम ब्रैकेट के अलावा कोई चीज़ लिख रहे हैं, वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये भी हमारे पास ग्लोबली इनिशियलाइज्ड है, डिफाइंड गेम कांस्टेंट है हमारे पास। अब इस गेम वेरिएबल को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए जिस तरह मैंने यहाँ यूज़ किया, इसको मैं आगे भी यूज़ करूँगा, तो आपको यहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ग्लोबल का क्या मतलब होता है, कि आप उसको कहीं भी डिफाइन कर दो, मतलब ऐसे जिस तरह ये किया हुआ है विदाउट एनी ब्रैकेट, तो वो कहीं भी यूज हो सकता है। तो आइए यहाँ पे अब हम अपने जो ग्लोबल हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। कैर हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसको हम टर्न कर देते हैं। टर्न से क्या मुराद है, जो उसकी टर्न होगी प्लेयर की, इसको हम कह देते हैं क्योंकि करेक्टर है और हम इसको एक्स कह देते हैं फॉर एग्जांपल। और हमारे इंट्रोज चाहिए, इंट्रो कॉलम, हमारे पास रो और कॉलम आ गई, ठीक है। उसके अलावा हम एक वेरिएबल ले लेते हैं बूल ड्रॉ इज इक्वल टू फॉल्स। उसके अलावा हम क्या करते हैं, दो प्लेयर भी हमें चाहिए, प्लेयर 1 प्लेयर 2, हमारे पास प्लेयर्स भी आ गए। उसके बाद हमें एक काउंट का वेरिएबल भी चाहिए। तो ये कुछ वेरिएबल्स थे जो मैंने ग्लोबली क्या कर लिए, इनिशियलाइज करवा लिया, डिक्लेयर भी कर लिया और साथ ही उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। अब ये करने का क्या मकसद है, ठीक है, ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। जो कैरेक्टर टर्न, मैंने टर्न बेसिकली उस प्लेयर की बारी है, वो मैंने क्या ले लिया है एक्स, ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्ट फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 से करता हूँ। ज़रूरी नहीं है प्लेयर 1 से, आप प्लेयर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो आपका प्रोग्राम जब मैं आगे करूँगा, आगे रन करूँगा, मजीद कोडिंग करूँगा तो आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो मैंने जो टर्न बेसिकली ले लिया उसको फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया वो एक्स के इक्वल है, कुछ हमने रोज और कॉलम्स भी ले लिए, और बूल ड्रॉ इज इक्वल टू फॉल्स। ये क्यों लिया, ये मैं आपको आगे जाके कोडिंग के बीच में बताऊँगा। और ये हमने स्ट्रिंग दो प्लेयर ले लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग प्लेयर जो होता है हमारे पास प्लेयर का नेम होगा, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग में आएगा। और एक काउंटर वेरिएबल ले लिया है, ये क्यों लिया है इसको भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें कुछ फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम फंक्शन बना लेते हैं, प्रोटोटाइप फंक्शंस मीन्स डिक्लेयरिंग द फंक्शंस। तो फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटोटाइप जो होते हैं। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर, ठीक है। हम जो फंक्शन अपने बनाने जा रहे हैं वो एक बना लेते हैं वॉइड केसेस का, इसमें केस चलेंगे। एक हम बना लेते हैं अपना डिस्प्ले बोर्ड का, एक हम बना लेते हैं प्लेयर टर्न का,
और एक हम बना लेते हैं बूल गेम ओवर का। तो ये हमारे पास कुछ केसेस बन चुके हैं, ठीक है। अब आगे कुछ मैं फंक्शंस लिखने जा रहा हूँ और उनके यूज लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, जिनको आपने गौर से समझना है और इनको आपने सर्चिंग भी करनी है इसके बारे में। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे दें। स्पेस देने का मकसद क्या है, ताकि सब कुछ क्लियर हो रहा हो कि हम क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे मज़ीद थोड़ी और स्पेस दे के यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ कि हम इसके अंदर और क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। हम इसमें यूज़ करेंगे द सी इन डॉट इग्नोर। सी इन डॉट इग्नोर बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन है, हम वो यूज़ करेंगे। इज यूज्ड is used to ignore or clear one or more characters from their input buffer. C in dot ignore. तो ये हमारे पास सी इन डॉट इग्नोर ये वाला फंक्शन है, जिसको हम क्यों यूज करते हैं। इज यूज टू इग्नोर और क्लियर वन और मोर कैरेक्टर्स फ्रॉम द इनपुट बफर। इसको आप सर्च करें इसके ऊपर और मजीद इसको समझने की कोशिश करें। बेसिकली इसका यहाँ पे यूज क्या है, क्या मकसद है सी इन डॉट इग्नोर को यूज करने का, वो आपको आगे प्रोग्राम में जाके समझ आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक हल्की सी हिंट दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्यों यूज होगा हमारे फंक्शन, हमारे आगे प्रोग्राम में। सीन डॉट इग्नोर बेसिकली ऐसा फंक्शन है, वो इसलिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो प्लेयर ले रहे हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि दो प्लेयर हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे पास स्ट्रिंग होंगे, और अगर हम दो स्ट्रिंग एक साथ लेना चाहें ना कभी, तो हम कभी एक साथ कोई दो स्ट्रिंग नहीं ले सकते। उसके अंदर कुछ, जिस तरह उसने कहा फ्रॉम द इनपुट बफर, कुछ गार्बेज कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं जिस वजह से वो दो स्ट्रिंग एक साथ नहीं ले सकता। तो वहाँ पे सीन डॉट इग्नोर हम यूज़ करते हैं, जिसमें वो क्या होता है, जो कुछ एक्स्ट्रा गार्बेज चीज़ें होती हैं उनको वो इग्नोर कर देता है, जिसकी मदद से हम दो स्ट्रिंग एक साथ ले सकते हैं। और यहाँ पे दो स्ट्रिंग साथ लेने का क्या मकसद है कि जो हमने दो प्लेयर एक साथ उनके नेम्स यूज़र से लेने हैं, तो ये फंक्शन यहाँ पे हमारे काम आएगा। उसके बाद आगे क्या चीज़ आ जाती है मेरे पास, जब मैंने सिस्टम पॉज की बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में, कि हम वो चीज़ यूज़ करेंगे। सबके माइंड में आया होगा कि ये सिस्टम पॉज क्या होता है। सिस्टम pause runs the windows command line program and waits for that to terminate before it continues execution of the program. The console window stays open so you can read the output. Okay. तो क्या समझ आई आपको इस बात से कि
System pause runs the Windows command line pause program and waits for that to terminate before it continues execution of the program. The console window stays open so you can read the output. इस बात का क्या मतलब हुआ? ये आपको जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तब आपको इसके बारे में मज़ीद क्लियर होगा। बाकी इसके अलावा आपने इस पर मज़ीद सर्चिंग करनी है, ये चीज़ें क्या होती हैं और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में और मेल के अंदर बताना है। बेसिकली ये अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी गेम खेलते हैं अपने मोबाइल पे, अपने पीसी पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर होते हैं। अगर आप वीडियो की भी अगर हम बात करें, कोई भी आप वीडियो देखते हैं वहाँ पे ऑप्शन ज़रूर होते हैं, या तो स्टॉप का या तो पॉज का। जब आप पॉज करें उसके बाद रिज्यूम का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन होते हैं और वहाँ पे ऑप्शन अगर हम कोई चीज़ पॉज करते हैं इसका क्या मतलब होता है, वो चीज़ या तो रुक जाती है और वही विंडो हमें अपीयर होती रहती है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि सिस्टम पॉज का क्या मतलब है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये जब कोई चीज़ रोक देगा तो वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जिसको हम रिज्यूम भी कह सकते हैं दूसरी जुबान में। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आ जाती है मेरे पास क्लियरिंग द स्क्रीन। जो है सिस्टम CLS। अब ये क्या चीज़ है, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जो हमारे पास कंसोल आउटपुट की जो स्क्रीन होगी आउटपुट की, उस पे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा ये सब कुछ आपको मैं कोडिंग के अंदर मतलब सारा कुछ समझाऊंगा रन करके प्रॉपर। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये कमेंट्स के अंदर गाइड करता जा रहा हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं यूज़ करूँगा, गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अनकंडीशनल जंप from the go to a labeled statement. Okay, and of course in the same function. The same function. यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट का क्या यूज़ है, वो ऑब्वियस सी बात है। आपको जब मैं प्रोग्राम करूँगा, कोडिंग करूँगा, तो उस कोडिंग के अंदर आपको समझाऊंगा कि ये गो टू स्टेटमेंट का क्या यूज़ है। गो टू बेसिकली जिस तरह हमने फॉर लूप को देखा, बेसिकली ये उस लूप की तरह ही काम करता है। लूप तो एक चीज़ को सर्कल में चलाता रहता है, गो टू स्टेटमेंट सर्कल में नहीं चलाता, वो कुछ इस तरह का काम करता है कि जैसे आप इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है आपके पास A, ये एक पॉइंट है B। अगर आप A से B की तरफ आते हो या जाते हो तो गो टू क्या करता है, अगर वहाँ पे गो टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है गो टू और आगे A भी लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा, वापस A पे चला जाएगा। तो ये इस तरह चलता ही रहेगा, मतलब B पे आएगा फिर A पे, फिर B पे आएगा फिर A पे, तो ये गो टू है, ठीक है। तो ये लूप से काफ़ी डिफरेंट है। लूप बेसिकली कुछ और काम कर रहा होता है बैक एंड पे, गो टू कुछ और करता है। गो टू बेसिकली आप जहाँ से चले हो वहाँ पे वापस आ जाते हो, तो ये कुछ ऐसा यूज़ है इसका। इसको हम प्रोग्राम की मदद से मज़ीद समझेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या चीज़ें अभी तक देख ली, हमने हेडर फाइल्स अपनी देख ली, ठीक है, जो हमने इसके अंदर इंक्लूड की हुई हैं। हमने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, हमने क्लास बना ली है अपनी, हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिए हैं। उसके अलावा हमने कुछ प्रोटोटाइप फंक्शंस भी डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके अलावा हमने कुछ फंक्शंस देख लिए हैं, scene.ignore, सिस्टम पॉज, सिस्टम CLS और गो टू स्टेटमेंट। और हमने ये चीज़ें सारा कुछ सीख लिया, समझ लिया है कि बेसिकली हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं।
तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही है, जो हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 के अंदर हम मज़ीद अपने मेन वाले फंक्शन में जाके अब अपना अगला काम करेंगे। जो हमारी मेन कोडिंग है सारी उसके अंदर होगी। अब इसके अंदर तो सिर्फ हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से फंक्शंस आ रहे हैं, कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, कौन सी करैक्टर टाइप, हमने 2D अरे भी ले ली, हमने कुछ सारी चीज़ें डिफाइन कर ली, सारी हेडर फाइल्स, हमने सारे फंक्शंस देख लिए कि कौन कौन से यूज़ होंगे, क्यों यूज़ होंगे, हमने उन सबको बारी बारी डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको साथ साथ हर पार्ट में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन दी थर्ड पार्ट। अल्लाह हाफिज़।